पाक साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये अगर हम अपने फाइनेंस मिनिस्टर की बात को समझें, और ज़ाहिर है वो भी ये चाहते हैं और सबकी इंटेंशन है कि ये आखिरी प्रोग्राम हो IMF का, अगर इसको आखिरी प्रोग्राम तस्वुर करना है तो उसके लिए कौन कौन से रिफॉर्म्स हमें फौरी तौर पर करने पड़ेंगे? थैंक यू अरबाब। बात यह है कि जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट आपका हुआ था तो वो सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आपने एग्री कर लिए और उसके बाद आपने एक बजट भी बनाया। उसमें उस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के साथ आपने अपने टारगेट फिक्स किए। अव्वल तो ये बात चले अच्छे, इस वक्त के हालात के हिसाब से अगर हमें एक IMF का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी मिल गई है स्पेनिंग ओवर 3 ईयर, तो IMF का मतलब ये होता है कि 3 साल में अगर IMF हमें $7 बिलियन देगा, सब्जेक्ट टू रिव्यूज होंगे जो पीरियोडिक रिव्यू होते हैं इनके। और अगर उसके हिसाब से अगर हम उन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पे जो हमने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में किए, अनलेस कि कोई और नई कंडीशन ना आ जाए या कोई और कंडीशन वेव ना हो जाए, उन्हीं पे हमें अमल पैरा होके हमें डिफरेंट मौकों पे किस्तें मिलेंगी। और इसके अलावा हमारे जो विंडोज खुल गई हैं वो ADB की, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की या वर्ल्ड बैंक की या डिफरेंट और इदारे होंगे, इनसे खुल गई है। एक छोटा सा हमें एक और विंडो मिल जाएगा कि हम बॉन्ड मार्केट में, सुकूक मार्केट में या कमर्शियल लोनिंग के लिए जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें तो चले अपनी जगह पे ठीक है, बट अगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म वही थे जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में थे, तो सबसे पहला स्ट्रक्चरल रिफॉर्म तो आपका ये था जो IMF ने हमें कहा है कि जी आप अपनी ट्रेड को ओपन करें। और मैं आपको बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपने ट्रेड ओपन की तो आपके तमाम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म बाकी उड़ जाएंगे। तो सबसे पहली जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म रिक्वायर्ड है वो मैं नहीं समझता कि हम ठीक कर सकेंगे। दूसरी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हमारी थी कि जी हमें टैक्स टू GDP बढ़ाना है और डिफरेंट सोर्सेज से जो अनटैप सोर्सेज या अनटैक्स्ड सोर्सेज हैं उनको हमें टैप करके टैक्स करना था, जिसमें आपके दुकानदार थे, जिसमें रियल एस्टेट है, जिसमें एग्रीकल्चर है। आपने रियल एस्टेट का देख लिया हाल के वहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है, बिल्कुल आप ग्राउंड लेवल पे आ गए। और ये मैं समझता हूँ चले कम से कम स्पेकुलेशन तो गिर गया, बट मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री भी गिर गई है। दुकानदारों का आपने देख लिया है कि अब आपको बाय हुक और बाय क्रुक एक नया SRO या ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा जिसके तहत उनको यू हैव टू क्लिप देयर विंग्स कि आपने मस्ट टैक्स फाइल करना है या रिटर्न एटलीस्ट फाइल करना है, वरना आप नॉन फाइलर हो जाएंगे, बहुत सारी कदगनें आ जाएंगी। लेट अस रिव्यू कि कैसे आता है। तीसरा आपने एक लगाया था एग्रीकल्चर टैक्स जो कि जनवरी से नाफिज अमल होगा और वो सूबों की उसमें आएगा। तो मुझे उससे कोई ज्यादा होप नजर नहीं आ रही है। आपने पहले क्वार्टर का टारगेट देख लिया, 100 बिलियन के करीब आप 2 महीनों में माइनस में, और मजीद माइनस में आप जाने का आपका इम्कान है इस क्वार्टर के अंदर। इसलिए आप एक मनी बजट की बात कर रहे हैं अराउंड 650 बिलियन रुपीज का नया। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आपके ऐसे नहीं होंगे। देखिए आपका मेन ये ट्विन डेफिसिट में आप जब जाते हैं तो आप जैसी इकोनॉमी को आपको बड़ा, इट्स अ फ्रेजाइल इकोनॉमी एंड यू हैव टू हैंडल विद केयर। देखिए ये बेंचमार्किंग नहीं होती है, बहुत आसान है IMF से आप एग्रीमेंट कर लें और आप उनके बेंचमार्क को देख लें, बट उन बेंचमार्क की इवैल्यूएशन करना कि क्या ये बेंचमार्क अगर मैं पूरे करता हूं तो मेरी इकोनॉमी के पॉजिटिव इम्पैक्ट कब आएंगे और कैसे आएंगे, ये सिर्फ आपको एक ही प्रोग्राम में मिलेगा IMF ऑफ पाकिस्तान के, दैट इज 2013 टू 2016। उसको अगर आप देख लें तो वहां हमने IMF के बेंचमार्क भी पूरे किए थे और इकोनॉमी को भी पूरा कर दिया। तो अगर फाइनेंस मिनिस्टर वाकई ही बहुत इंटरेस्टेड है इन चीजों में, तो मैं ये समझता हूँ, जो मैं समझता हूँ वी कैन नॉट डाउट हिज इंटेग्रिटी, बिल्कुल इंटरेस्टेड होंगे तो उस प्रोग्राम को उनका अपना बेंचमार्क। ठीक है, तो अशफाक साहब ये क्या प्लान्स इस वक्त हमारे पास इतने अच्छे नहीं है कि हम इन रिफॉर्म्स में आगे नहीं बढ़ पा रहे, या प्लान्स तो हमारे पास मौजूद हैं, एग्जीक्यूशन हम नहीं कर पा रहे हैं? जो ये प्रॉब्लम सामने आ रही है, जो टैक्सेशन वाला मसला है, टैक्स नेट को बढ़ाने की हर हुकूमत कोशिश करती है लेकिन वो नाकाम हो जाती है। अब ये दूसरी तरफ रियल एस्टेट सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर या ये ताजिर हजरात ये इतने मजबूत हैं कि इन पर कहीं कोई रेट नहीं चल पाती है। अरबाज साहब आपके प्रोग्राम में मैं बाकी पूरे मीडिया पे भी कह चुका हूं कि ये सारे ताजिर जो अभी आजकल हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, इंक्लूडिंग नईम मीर साहब, जितने भी थे, अतीक मीर साहब थे, जो भी थे, ये मुझसे लास्ट ईयर आके एग्री कर गए थे कि 1% टैक्स देने के लिए वो तैयार थे। सही, ठीक है जी। और उन्होंने कहा था जहां से हम परचेजेस करें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे आप ले लें, तो हमने कहा चले एटलीस्ट लेट्स बिगिन इट, और हमारा टारगेट था 200 से 250 बिलियन। अब जब आप उनको फाइलर और नॉन फाइलर के चक्रों में, ATL और नॉन ATL के चक्रों में उलझाओगे ना, तो ये कभी नहीं आएंगे।
देखिए, जब भी कभी इस किस्म की आप कोई पॉलिसी ले आते हैं तो आपको ग्रेजुएट करना पड़ता है। ऐसे नहीं होता कि आप नर्सरी के स्टूडेंट को कहो कि नहीं यूनिवर्सिटी का पेपर दे दो। तो हमने वो स्कीम इस तरीके से की थी, 3 मेंबर ऑफ द एफबीआर मेरे साथ थे, 6-7 चीफ जो होते हैं और 8-10 सेक्रेटरी। हमने मिलकर नेगोशिएट किया था, रिटर्न का फॉर्मेट भी एग्री हो गया था, सब कुछ एग्री था। मगर आई डोंट नो वल्लाह आलम बिस्सवाब कैसे ये रुक गया, मुझे नहीं पता। बट वो एग्री कर गए थे और उसी स्कीम को अगर लाते तो बेहतर होता। अब चले दूसरी स्कीम लेके आए, अल्लाह कामयाब करे। मगर उस स्कीम में और इस स्कीम में काफी फर्क है अरबाब साहब। और अगर वो स्कीम होती तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं आज 60 से 70 लाख नया टैक्स पेयर आपके पास आ चुका होगा। आप जितनी आसानियां पैदा करेंगे ना उतने टैक्स पेयर ज्यादा हैं। और अल्लाह करे देखें तो आप अगर अशफाक साहब उस स्कीम में और इस स्कीम में बुनियादी फर्क अगर उसकी भी आप थोड़ी सी वजाहत कर दें, चूंकि जाहिर है वो एक पुराना प्रोजेक्ट था, अब ये नई स्कीम लेकर आए, क्या इसमें कोई बहुत बड़ा फर्क है या कोई 19-20 के फर्क से कम बेश हुई है? आपने इसमें ताजिर को कहा पहले रजिस्ट्रेशन कराओ ताजिर दोस्त स्कीम में, फिर आपने कहा अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो हम आप पे 2.5% टैक्स लगाएंगे और जो फाइलर होगा उस पर हम 0.5% लगाएंगे। देखिए, टैक्स लगाना उनसे लेना अलग बात है। हमारी स्कीम में क्या था कि कहीं ना कहीं से तो ताजिर परचेज करता है, या ताजिर इंपोर्ट करता है तो इंपोर्ट पे टैक्स कट जाता है, ताजिर इंपोर्टर से बाय करता है तो इंपोर्टर काट लेगा, ताजिर लोकल मैन्युफैक्चरर से बाय करेगा तो लोकल मैन्युफैक्चरर काट लेगा। तो उसमें आसानी थी और ये लॉ की स्कीम में 236G और 236H में मौजूद था। हमें कोई री इन्वेंट ऑफ द होल व्हील नहीं करना था। तो वो बहुत आसान स्कीम थी और वो प्लॉजिबल थी, मेंटेनेबल थी और ये आराम से इंप्लीमेंट हो जाती। क्योंकि देखिए एक बात याद रखिएगा, एक आपका एक तजर्बा होता है जो एक आपकी तजर्बेकार टीम जब डिस्कस करती है ग्राउंड रियलिटीज को देख के उस रिपोर्ट की बुनियाद पे जिसमें 100 प्रोफेशनल्स की इनपुट थी और जो वो थे जिनमें से 90% वो लोग थे जो कि टैक्स की प्रैक्टिस में इन्वॉल्व थे, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, चाहे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट थे, चाहे इकोनॉमिस्ट थे, चाहे बिजनेसमैन थे, चाहे लॉयर्स थे। ठीक है, तो ये सब मौजूद थे और उन्होंने एक सर जोड़ के ये स्कीम बनाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।